हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच हिस्ट्री की क्लास के साथ और सभी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, हु बिल्ट द पत्थर की मस्जिद इन पटना बिहार। बिहार के पटना में है भाई पत्थर की मस्जिद, और किसने बनवाई थी भाई ये पत्थर की मस्जिद? फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। इसका शासन रहता है भाई 1551 से लेके 1588 तक। सॉरी, कब से कब तक रहता है इसका? 1351 से लेके 1388 तक जो है इसका शासन रहता है। आप 1351 से 1388। औरंगजेब एक मुगल शासक था, मुगल रूलर, और लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था ये। इसका शासन 1658 से लेके 1707 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से लेके 1316 तक रहता है। परवेज शाह जो हुआ था, इसने बिहार के पटना में जो है पत्थर की मस्जिद बनवाई थी। परवेज शाह ने पत्थर की मस्जिद बनवाई थी। कब बनवाता है ये पत्थर की मस्जिद भाई? तो 1621 में इसने पत्थर की मस्जिद बनवाई थी बिहार में। बिहार में अगर मस्जिद से संबंधित एक और आप सबसे पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो सासाराम बिहार में स्थित हो गया है। तो परवेज शाह के द्वारा जो इसे बनवाया गया था भाई। परवेज शाह के द्वारा 1621 का समय दिया था, आप मुझे बताएंगे 1621 में जो है कौन शासक था? 1621 में 1605 से लेके 1627 तक किसका शासन रहता है, जरा बताना। 1605 से लेके 1627 तक कमेंट करना भाई, किसका शासन रहता है 1605 से लेके 1627 तक? यानी अकबर के बाद कौन राजा बनता है? चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ऑप्शन बी, परवेज शाह के द्वारा पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट देखो, ऑन 12 अगस्त डैश द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त डैश को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया था। 1765, 1768, 1772 और 1760। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, और दो बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध रहते हैं। एक था बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी, और सेकंड वन था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। पलासी का युद्ध ध्यान रखोगे 1757 में होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। पलासी के युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब, बंगाल नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। 1764 में बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन, उसका नाम ध्यान रखना, हेक्टर मुनरो था। जबकि दूसरी तरफ तीन संयुक्त सेनाएं थी। एक तरफ थे भैया नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, एक तरफ उसके साथ थे भैया नवाब ऑफ अवध, सुजाउदौला, नवाब ऑफ अवध, और तीसरे थे भैया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल रूलर। ये तीनों की संयुक्त सेनाएं थी भैया, एक तरफ था हेक्टर मुनरो। जब ये युद्ध अंग्रेज जीत लेते तो सीधी सी बात है इनकी हार हुई थी, और इसी हार के बाद जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को जो है बंगाल और बिहार का दीवान नियुक्त कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल और बिहार का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। बंगाल का वो ज्यादातर आप सबसे पूछते हैं, 1765 में ऐसा कर दिया जाता है भाई। ठीक है, 1765 ध्यान रखेंगे, बक्सर का युद्ध हारने के बाद। दोनों युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। 1757 पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व करता है, 64 में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो नेतृत्व करता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। डैश इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान गुजरात में डैश पश्चिमी व्यापारी के केंद्र था। नवसारी, नर्मदा, पोरबंदर और सूरत। तो व्यापारी के केंद्र था भाई मुगल काल में सूरत जो है गुजरात में पश्चिमी व्यापारी केंद्र रहा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग, द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स आर रिटन इन डैश। मुगल दरबार के इतिहास जो है वो डैश में लिखे गए थे। इनकी राजकीय भाषा भी क्या थी? पर्शियन, फारसी, और इनका इतिहास भी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। हालांकि बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना जो है वो तुर्की भाषा में करी थी।
बाद में बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था, फारसी में ट्रांसलेट किया गया था, फारसी में अनुवाद किया गया था। और ये अनुवाद किसने करा था? तो रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, ध्यान रखोगे, अब्दुल रहीम खान खानन ने जो है इसका ट्रांसलेट करा था, अनुवाद करा था फारसी में। और अनुवाद विभाग की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो अनुवाद विभाग जो है ये अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी भाई, अकबर ने। ये जो है अब्दुल रहीम, ये अकबर के 9 जेम्स, 9 रत्नों में से एक था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म डैश वाज द अमाउंट असेस्ड। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता है। कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता है? बंजर, पोलज, हासिल और जमा। तय की गई राशि कहलाती है आपकी जमा। एक्चुअल में जो प्राप्त हुई है, एक्चुअल में वास्तव में जो प्राप्त हुई है भाई, एक्चुअल में जो मिली है उसे क्या कहते हैं? हासिल। जो वास्तव में प्राप्त हुई है, जो एक्चुअल में गेन हुई है, वास्तव में जो प्राप्त हुई है उसे क्या कहा गया है? हासिल। कहते हैं ना कि जो निर्धारित की गई थी वो जमा है और जो मिली है वो हासिल हुई है, वो प्राप्त है, हासिल। पोलज और प्रति जो हम लोग पढ़ के आते, धरती भैया जमीन, भूमि को डिवाइड किया गया था। पोलज क्या है? जिस पर नियमित खेती होती है उस भूमि को क्या कहा गया था अकबर के समय? नियमित खेती वाली भूमि पोलज कहलाती थी। बंजर जो कृषि योग्य नहीं थी, जो कृषि योग्य नहीं थी उस भूमि को क्या कहा गया? बंजर। एक पढ़ोगे प्रति, जिसमें 1 या 2 वर्ष के अंतराल में कृषि होती है, 1 या 2 वर्ष के अंतराल में कृषि होती है, उसको क्या कहते हैं भैया? तो अब आंसर करना, उसको कहते हैं प्रति। एक है आपकी चाचर, चाचर, चाचर जो है 3 और 4, 3 या 4 वर्ष के अंतराल में, 3 या 4 वर्ष के अंतराल में जिस पर कृषि होती है, 3 या 4 वर्ष के अंतराल में कृषि होती है, उस भूमि को क्या कहते हैं? चाचर। तो पोलज, प्रति, चाचर और बंजर, ये 4 भागों में अकबर के समय लैंड डिवाइड थी भाई। दयशाला प्रथा पढ़ के आते हैं ना अकबर के समय में, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। तो 2 तो ये ऊपर वाले आप ऐसे देखोगे, हासिल और जमा जो टैक्स के संदर्भ में था। तो जमा क्या होता था? जो निर्धारित किया गया है। हासिल क्या था? जो एक्चुअल में प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आप सबका यहाँ पे क्या होगा? आंसर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, जनरली द मुगल प्रोविडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दीवान, दीवानी। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्यतः दीवानी का क्या अर्थ था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिमिनल जस्टिस, कानून और व्यवस्था का प्रशासन और आधिकारिक आपराधिक न्याय। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स, आपराधिक न्यायशास्त्र और जेलों का प्रशासन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन। या क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली। तो दीवान होते थे ना, दीवान, जैसे मुगल में दीवान बताएं आपको, अकबर का दीवान, अकबर का दीवान कौन था? तो आप कहोगे सर अकबर का जो दीवान था भाई टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। टोडरमल लेके आया था धैसाला प्रथा, है ना, टोडरमल। तो वो राजस्व के लिए थी, आपको याद भी आ जाएगा, धैसाला प्रथा, है ना। समय भी याद रख सकते हो 1580 का। तो फिर राजस्व से संबंधित ही, यानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा राजस्व प्रशासन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ आपका? सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो इसके बाद, मुगल एम्परर शाह आलम अपॉइंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ बंगाल इन द ईयर। अभी पढ़ के आए हैं 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को। किसकी हार के बाद भैया? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध हारने के बाद 1765 में जो है, और लिखा भी है उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम था। शाह आलम द्वितीय ने जो है वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में जो है नियुक्त कर दिया था। बंगाल का दीवान नियुक्त करा था मुगल सम्राट शाह आलम ने। नेक्स्ट देखो,
विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन इन 1657? 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा था? सुल्तान लुफ्तुल्लाह, दारा शिकोह, मुराद मिर्जा और शाह शुजा। तो भैया ये करा था दारा शिकोह ने। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ बी सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां का बेटा था, शाहजहां का बेटा था भाई। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो है, औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है और देवराय की घाटी में जो है अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर, हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पलासी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पलासी का युद्ध जब हुआ था ना 1757 में, तो मुगल बादशाह कौन था ये पूछा हुआ है। आलमगीर सेकंड, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय पढ़ के आते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के समय था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बक्सर के युद्ध के समय जो है ये मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। लेकिन पलासी के युद्ध के समय जो मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर सेकंड जो है ये उस समय मुगल शासक था। तो आप सब जो है ऑप्शन ए पे जाएंगे, यानी 1757 में आप सबसे पूछा है भाई कौन था? आलमगीर सेकंड। शाह आलम द्वितीय जो है ये बक्सर के युद्ध के समय मुगल सेनापति था। अब यहाँ पलासी के युद्ध में अगर आप सबसे अंग्रेज पूछा जाए, अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध के समय अगर आप सबसे अंग्रेज अधिकारी पूछा जाए, इस समय अंग्रेज अधिकारी जो है वो कौन था? तो आप कहोगे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स? मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो गलत है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आप याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने आप सबसे कहा था जीके, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद आते हैं मुगल, बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद सलीम जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर शासक बनता है। नाम से पता ही आप सबको ये कौन था भाई? ये था बाबर। इनके नाम के पहले अल्फाबेट हम लोगों ने ले लिए हैं। बाबर का शासन जो है वो 1526 से लेके 1530 तक रहा। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं का शासन जो है बीच में शेरशाह सूरी को अगर एक बार हम लोग छोड़ दें, हम कहेंगे कि 1530 से 1555। हालांकि आप और हम सब जानते हैं हुमायूं, शेरशाह सूरी था बीच में। 39 से लेके 55 तक सूरवंश का शासन रहा। अकबर है, अकबर जो भैया 1556 से लेके 1605 तक रहा। उसके बाद है जहांगीर। जहांगीर जो है ये 1605 से लेके 1627 तक रहता है। शाहजहां, शाहजहां का शासन जो है ये 1627 से लेके आप कहोगे 1657 तक। उसके बाद है ये औरंगजेब। औरंगजेब का शासन जो है ये 1658 कर लीजिएगा 1707 तक। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था 1857 तक। तब आप सब इनके अगर नंबर ले दें, बाबर पहले नंबर पे, ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से है, तो आप इनको याद रखेंगे ये 6 तक। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जहांगीर अगर देखोगे तो चौथे नंबर पे है। उसके बाद है शाहजहां, ये 5वें नंबर पे है। उसके बाद है औरंगजेब, ये 6ठे नंबर पे है। कौन सा क्रम गलत है पूछा है? 4, 5, 6 क्रम है, बिल्कुल सही है। अकबर जो है ये किस नंबर पे है? ये अकबर है भाई 3रे नंबर पे। उसके बाद है शाहजहां, शाहजहां है 5वें नंबर पे। उसके बाद है आपका जहांगीर, ये 4थे नंबर पे है। तो ये 3, 5, 4 हो गया है। बाबर देखो पहले नंबर पे, हुमायूं दूसरे नंबर पे, अकबर 3रे नंबर पे, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखोगे अकबर जो है आपका भाई 3रे नंबर पे, जहांगीर 4थे नंबर पे, शाहजहां 5वें नंबर पे, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3, 5, 4 यानी ऑप्शन बी जो है वो क्रम को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो हो गया है हमारा गलत है, इसलिए आप कह देंगे ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद, बाबर डिफीटेड महमूद लोधी, मोहम्मद लोधी एंड सुल्तान नुसरत शाह
thus establishing Mughal rules in India in the Battle of Des in 1529। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डैश के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना करी थी। बाबर जो है भैया भारत पर 5 बार आक्रमण करता है, 5 बार आक्रमण करता है बाबर। पहला हमला पढ़ के आते हैं, फर्स्ट टाइम 1519 में यूसुफ जई जाति के खिलाफ करता है, यूसुफ जई जाति के खिलाफ यह हमला करता है। भारत आने के बाद 1526 में, 1527, 1528, 1529 और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1526 में जो है क्या होता है भैया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। किसे हराता है ये, तो आंसर करेंगे ये इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 में बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा किसे हराता है ये, तो आंसर करेंगे ये राणा सांगा को हराता है भाई, राणा सांगा। 1528 में क्या होगा भैया, कौन सा युद्ध लड़ा था बाबर ने, आंसर करिएगा बैटल ऑफ चंदेरी। और किसे हराया था, मेदिनी राय को, मेदिनी राय को हराया। और 1529 में है बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में किसे हराया था भैया यहाँ, तो यहाँ बैटल ऑफ घाघरा में जो है या तो कह देते हैं कि इसने किसको हराया था, अफगानों को, और यहाँ नाम आएगा नुसरत शाह। किसको हराने का काम करता है भैया, नुसरत शाह देके पूछेगा। तो ये वाला युद्ध जो था ये घाघरा का युद्ध था, तो आप आंसर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध जो है ये 1527 का था। चौसा का युद्ध कब होता है मेरे दोस्तों, 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब होता है, तो आंसर होगा 1540 में। इस कन्नौज के युद्ध के बाद जो है मुगलों के हाथ से सत्ता निकल जाती है, मुगलों के हाथ से सत्ता निकल जाती है, सत्ता निकल जाती है। इसका मतलब है कि भैया कौन जीत जाता है ये युद्ध, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है ये युद्ध जीत जाता है और हुमायूं की हार होती है, हुमायूं की हार। सेम कन्नौज का जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था उसमें भी शेरशाह सूरी आसानी से हरा देता है हुमायूं को, और फिर वापस से वो दिल्ली और आगरा पर कन्नौज के युद्ध में कब्जा कर लेता है। हुमायूं और मुगल वापस सत्ता पा लेते हैं। बैटल ऑफ सरहिंद लड़ता है हुमायूं 1555 में, बेरम खान उस समय उसका सेनापति होता है और वापस से सत्ता जो है मुगलों के हाथ आ जाती है। आगे बढ़ाएंगे क्लास को, नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर। Who among the following Mughal emperor had assumed the title of बादशाह, निम्न मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि जो है वो धारण करी थी, जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर अकबर ने। तो किसने जो है बादशाह की उपाधि धारण करी थी भाई, ये क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा, आप सबके लिए ऑप्शन है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आफ्टर ईयर ऑफ वॉन्डरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन डैश, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन डैश में काबुल पर कब्जा कर लिया था, काबुल पर कब्जा कर लिया था। पहला तो देखिएगा, अगर आप सबसे पूछेगा कि बाबर का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो आप कहोगे 1483 में। बाबर जो है फिर फरगना का शासक कब बनता है, तो ये 1494 में, 11 वर्ष की उम्र में जो है फरगना का शासक बनता है। उसके बाद आप सबसे पूछेगा कि इसने काबुल पर जो है कब शासन कर लिया था, तो ये आप सबके लिए ऑप्शन है यहाँ पे, काबुल पर जो है इसने कब शासन करा था, 1501, 1504, 1503 और 1502। तो आप सही आंसर जो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1504 में अनेक वर्षों के बाद भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। और बाबर ने लिखी थी भाई अपनी जीवन वृत्तांत बाबरनामा, और बाबरनामा पुस्तक में बाबर ने कहा कि भैया मेरे उसकी सबसे पसंदीदा जो जगह है ना वो काबुल है, काबुल उसको बेहद पसंद था और उसकी ऐसी इच्छा थी कि भाई उसे मरने के बाद जो है वो काबुल में दफनाया जाए। तो पहले बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में फिर उसको वापस लाके जो है काबुल में दफनाया गया। नेक्स्ट पे आओ। विच सुल्तान वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था, ये बहुत आसान, सिकंदर लोदी का शासन जो है वो 1489 से 1517 तक रहता है। महमूद लोदी नहीं है, इब्राहिम बहलोल लोदी जो है ये इस वंश का फाउंडर होता है और इसका शासन 1451 से 1489 तक रहता है। इब्राहिम लोदी जो है ये 1517 से 1526।
और पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर, द फेमस मोन्यूमेंट आरामबाग was built by बाबर, it is located in, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग पहली बार आगरा के आरामबाग में दफनाया गया बाबर को। मैंने बोला है दफनाया गया बाबर आगरा के आरामबाग में। बाद में जो इसे कहां दफनाया गया था? काबुल में इसकी पसंदीदा जगह जो थी भाई काबुल। इसने ऐसा अपने पुस्तक बाबरनामा में लिखा। तो जब बाबर को दफनाया गया था आगरा के आरामबाग में, तो ये कहां है भैया? ये है उत्तर प्रदेश में। आगरा की स्थापना पे आप सबको बता दिया है। आगरा की स्थापना कब होती है? तो 1504 में जो है सिकंदर लोदी जो है आगरा की स्थापना करता है। सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ? भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आओ, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन डैश व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड। पहला मुगल शासक बाबर ने डैश में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया जब वो महज 12 या कई बार 11 साल भी लिखता है, जैसे मैंने 11 बताया था, 11-12 वर्ष का था। तो ये ध्यान रखोगे 1494 में। ठीक है भाई, ये 1494 में फरगना का उत्तराधिकार प्राप्त करता है। 1526 में भारत में मुगल राज्य की स्थापना करता है। भारत में ये स्थापना करता है मुगल राज्य की। और 1504 में जो है ये काबुल अपने नियंत्रण में लेता है या काबुल पे कब्जा करता है। और 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चारों ही साल तो बहुत गजब ऑप्शन दिए हैं। ये चारों के चारों ही बाबर से संबंधित हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ इसके बाद, वेयर वॉज बाबर ब्यूरिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1530। बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया था? पहली बार कहां दफनाया गया था 1530 में? आगरा के आरामबाग में। आगरा के आरामबाग में। ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। काबुल सेकंड टाइम काबुल में दफनाया गया था। फरगना का शासक 1494 में बनता है बाबर। आई होप यहां तक आप सबको बाबर से संबंधित जो है ना सभी जो क्वेश्चन है वो याद भी हो चुके होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर डिफीटिंग राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद, अगर इतना ही होता तो भी हम लोग कहते हैं कि 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। अब इस युद्ध के बाद ये पॉइंट और पूछा हुआ है, या आगे कभी पेपर में आप सबको मिल सकता है कि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ली थी? तो आप कहोगे गाजी की उपाधि जो हो बाबर ने धारण करी थी, गाजी की उपाधि। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मुगल एम्परर बाबर। मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? हसनुद्दीन, गयासुद्दीन, जहरुद्दीन और कासिमुद्दीन। निजाम खान जैसे सिकंदर लोधी का पढ़ के आते हैं हम लोग, है ना, उलूग खान बलबन के पढ़ के आते हैं हम लोग जैसे, और जहांगीर का सलीम पढ़ते हैं, वैसे ही जहीरुद्दीन जो है वो बाबर का नाम था। तो भैया ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेमोइर्स ऑफ बाबर एंड बाबरनामा आल्सो नोन एज तुजुके बाबरी वाज रिटन बाय। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, बाबर और तालिब अमहा। तो बाबर ने भैया अपनी जीवन वृत्तांत बाबरनामा पुस्तक में लिखा था। इसका अनुवाद जो है वो किसने करा था? अनुवाद करा था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ये फैजी और अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर के नवरत्न थे, 9 जेम्स ऑफ अकबर। अकबर के ये नवरत्न थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना है आपको। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुराना किला इन दिल्ली। निम्न में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? बाबर और अकबर? नहीं, हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये है भैया हुमायूं और शेरशाह। यहां पे समझिएगा बैटल ऑफ चौसा, पहले हुमायूं इसका निर्माण स्टार्ट करता है।
हुमायूं जो है इसका निर्माण स्टार्ट करता है। बैटल ऑफ चौसा हुआ और बैटल ऑफ चौसा में जो है हुमायूं शेरशाह के हाथों हार जाता है, इसमें हुमायूं की हार हुई। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज हुआ और सत्ता जो है वो मुगलों के हाथों से निकल गई। अब जो है भैया शेरशाह का शासन रहा 1540 से लेके 45 तक और आगे बढ़ाएंगे फिर 55 तक। ये यहाँ पे शासन करता है शेरशाह, शासन रहा शेरशाह का। 1545 में जो है वो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कलिंजर में। कलिंजर के किले को जीतने के अभियान में एक विस्फोट से जो है इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। 45 से 55 तक हम लोग कहेंगे सूरवंश का शासन रहा था। इसका शासन रहा था तो सूर डायनेस्टी का शासन रहता है। सूरवंश का शासन रहा था 1545 से 55 तक। फिर हुआ बैटल ऑफ कौन हुआ भैया? सरहिंद का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सरहिंद। ये कब हुआ था? 1555 में। और सूरवंश के शासक सिकंदर सूरी को पराजित करता है। ये हुमायूं सिकंदर सूरी को पराजित करता है हुमायूं। ये वाला युद्ध लड़ा गया था 1539 में, बैटल ऑफ चौसा। कन्नौज 1540 में और बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा गया था 1555 में। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज इसका हुमायूं का सेनापति कौन था? बैरम खान। बैरम खान जो है ये सेनापति था, जो आगे चलकर जो है अकबर का संरक्षक भी रहता है। सेनापति था किसका? हुमायूं का। और मुगलों को वापस से सत्ता मिल जाती है। तो जो दिल्ली में स्थित है पुराना किला, ये हुमायूं के बाद सत्ता में आया शेरशाह, तो इसने भैया इसका निर्माण करवाया था पूरा। जैसे कुतुब मीनार के स्टार्ट करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसे पूरा कराने का श्रेय जाता है किसे? इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखो, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग रन बिटवीन डैश। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो डैश के बीच होकर गुजरता है। कानपुर एंड कन्याकुमारी, दिल्ली और मनाली, दिल्ली और अमृतसर से होकर गुजरता है भाई शेरशाह सूरी मार्ग। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछेगा तो मैं पहले बता चुका हूं, सासाराम बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट पे आओ, हुमायूंस टॉम्ब सिचुएटेड इन दिल्ली इज बिल्ट बाय। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं नामा की रचना तो करती है गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन हुई। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा कौन लिखते हैं? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। और इसका निर्माण करवाया था भाई किसने? हुमायूं का मकबरा। ये कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के अलावा बहुत सारे मुगल और मुगल वंशज से जो हुए उनके मकबरे, उनकी कब्रें वहां पर हैं। तो बीगा बेगम जो हुई, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया। इन्हें हाजी बेगम भी कहा गया है, हाजी बेगम के नाम से भी जो है इन्हें जाना गया है। भाई हुमायूं की मृत्यु के जो है भाई लगभग 14 वर्ष के बाद जो है इसका निर्माण करवाया गया था हुमायूं का मकबरा। अगर पूछे कि निर्माण कब करवाया गया था इसका, तो आप आंसर कर सकते हैं 1569-70 में जो है इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इसके बाद, मिर्जा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? बाबर के जो बेटों में अगर हम लोग पढ़ के आते हैं सौतेले बेटे सहित, तो चारों जो होते हैं, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर कहता है कि सबके सत्ता जो है बराबर बट जाए, तो हुमायूं ने ऐसा ही किया था। तो मिर्जा कामरान उनमें से था। मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था। मिर्जा कामरान, मिर्जा अस्करी, मिर्जा कामरान, चार थे ये, मिर्जा कामरान, मिर्जा अस्करी, एक हिंदाल और एक हुमायूं। ठीक है भाई, मिर्जा कामरान, हुमायूं, मिर्जा अस्करी और हिंदाल, सत्ता चारों में बराबर बंटी थी। तो ये क्या थे भाई? भाई लोग। तो मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर एंड रूलिंग पीरियड इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से किस शासक और शासनकाल का कौन सा युगम जो वो सही सुमेलित है? शेरशाह सूरी का शासन 1540 से 45 का, गुरुजी बिल्कुल आपने पहले बता दिया है हमें कि 1545 में कलिंजर के किले को जीतने के अभियान में जो है विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और 1540 में कन्नौज के युद्ध को हराने के बाद सत्ता मुगलों के हाथों से निकल जाती है और शेरशाह सूरी यानी सूरवंश का शासन आता है। बिल्कुल सही है।
अकबर का शासन 1556 से 1605, ये भी बिल्कुल सही है। और 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध के साथ ही जो है अपने सत्ता के एक्सपेंशन की शुरुआत भी जो है अकबर से होती है, और सत्ता मतलब तभी वो गद्दी पर बैठता है 1556 में ही। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या हुआ कि सर दोनों ही पॉइंट सही हैं, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो डी सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है भैया, तो यहाँ तक आज अपने समाचार को रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब भी पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। सबको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।